Assalamu alaikum, dear students. How are you? I welcome you all. Today we are going to discuss the topic hand labor and steam power. This is the topic taken from the chapter The Age of Industrialization. Last lectures में हमने डिस्कस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है. It means setting up of industries at a larger scale, and when agricultural economy is transformed into an industrial economy, this is called industrialization. फिर हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच ऑकर्ड इन ब्रिटेन in 1750s and then became more, we can say, developed during the 1850s onwards. So there were two phases of industrial revolution, the first phase and the second phase. Then we also discussed about proto-industrialization, which is also called as putting out system or दादनी system, जिसमें बहुत सारे विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन अपने घरों में काम करते थे पार्ट टाइम, और उनको लुक आफ्टर करता था कोई मर्चेंट. तो इट वाज वेरी, वी कैन से, लेंथी प्रोसीजर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर द मार्केट. But with the passage of time, all these artisans, craftsmen were collected at one place, and that became the mill, or we can say the earliest factories. The early factories emerge हो गई not because of machines but because of the collection of artisans and craftsmen at one place under one roof. So production became regularized, and the quality and quantity of products were keenly observed by the owners of these mills, or we can say the earliest industrialists. Then we also discussed about pace of industrialization. It means what kind of speed was of industrialization, how much it developed within the early decades of the 19th century. तो 19th century में इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड क्या थी, जैसा कि हमने पहले भी कहा 1850s में अभी भी, 1830s 50s में अभी भी ज़्यादातर लोग काम करते थे इंडस्ट्रीज़ में रादर देन मशीन्स. तो मशीन्स क्यों लोग इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों इंस्टॉल नहीं कर रहे थे? इनको इंस्टॉल करने पे जो इन्वेस्टमेंट लगती थी वो बहुत ज़्यादा थी, उनका रिपेयर भी बहुत कॉस्टली था, उनके लिए प्लेस चाहिए थी, तो उस पर भी इन्वेस्टमेंट हो सकती थी. दूसरा, इन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड लेबरर्स की ज़रूरत थी, स्किल्ड आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, इंजीनियर्स की ज़रूरत थी, तो उनकी सैलरी का खर्चा उठाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट तैयार नहीं थे. That's why they preferred hand labor, or we can say they preferred human labor rather than machines. तो दूसरा, जो मशीन्स बनाने वाले थे, जो उस टाइम की टेक्नोलॉजी थी, जिन्होंने वो इन्वेंट की थी, उन्होंने जो दावे किए थे अभी भी उन पे शक हो रहा था कि क्या सच में ऐसी मशीन्स होंगी या फिर मशीन्स इस तरह काम करेंगी जिस तरह के कहा जा रहा है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर. हम स्टार्ट करेंगे ब्रिटेन से, जहाँ पे हम देखेंगे जो हैंड लेबर है उसका क्या हाल था, और जो स्टीम पावर आया उसकी वजह से क्या चेंजेस आई. तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हम विक्टोरियन एज से. तो विक्टोरियन एज, हम उस एज को बोलते हैं जब क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन पे रूल कर रही थी. तो क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे हैंड लेबर या लेबरर्स की कोई कमी नहीं थी, शॉर्टेज बिल्कुल नहीं थी. क्यों नहीं थी? क्योंकि बहुत सारे लोग रूरल एरिया से, विलेज से, कंट्री साइड से लोग भाग कर आए थे, या फिर किसी और मजबूरी से आए थे और सिटीज़ की तरफ, टाउन्स की तरफ गए थे, ताकि उन्हें काम मिल जाए, ताकि वो जॉब करें, ताकि वो इन आने वाली फैक्ट्रीज़ में काम करें. तो नतीजा क्या हुआ, जब हैंड लेबर या लेबर फोर्स ज़्यादा होता है तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स है वो ऑफ़र करते हैं लो वेजेस. यानी जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है तो जो डेली वेजेस होते हैं, या वेजेस जिनको हम बोलते हैं मजदूरी, वो बहुत कम दी जाती है. तो क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे जो ब्रिटेन था, उस टाइम पे लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी, लेबर बहुत ज़्यादा थे अवेलेबल. इस वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा क्यों खर्चा उठाना मशीन्स को इंस्टॉल करके, बेहतर है हम हैंड लेबर ही प्रेफर करें, बेहतर है हम लेबरर्स को ही, आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन को ही यूज़ करें, ताकि हमारा पैसा भी बचेगा और कोई काम का ख़तरा भी नहीं रहेगा. ये था एक रीज़न. दूसरा रीज़न ये कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ थी जो सीजनल थी. यानी मान लीजिए कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री सिर्फ काम करती है विंटर्स में,
तो बताइए क्या वो पूरे साल के लिए मशीन इंस्टॉल करेगी? बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने लेबरर्स को इंस्टॉल किया, लेबरर्स को वहाँ पे अपॉइंट किया। इसी तरह से बहुत सी ऐसी मशीन्स हैं जिनमें ऐसे प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो मशीन से नहीं बन सकती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल हथौड़ा बनाना है, मशीन की क्या ज़रूरत है? एक्स बनानी है, कुल्हाड़ी बनानी है, उसके लिए क्या ज़रूरत है मशीन की? इसी तरह से हॉय बनाना है या फिर और कोई आयरन इम्प्लीमेंट जो घर में हम यूज़ करते हैं, तो अगर ऐसा कोई चीज़ बनाना है उसके लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी मशीन्स की। उसके लिए ज़रूरत होगी ऐसे पर्सन की जिसको वो चीज़ें बनानी आती हैं। तो ये भी एक रीज़न था कि बहुत सी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ सीजनल थी जो किसी पर्टिकुलर सीज़न में काम करती थी। दूसरा, अभी भी ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में थी जो मशीन से नहीं बल्कि हाथ से बनते थे। तो इस वजह से भी इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने हैंड लेबर को प्रेफर किया रादर देन मशीन्स। एक और रीज़न था डियर स्टूडेंट्स, वो ये कि बहुत से लोग ऐसे थे जो काफ़ी रिच थे, जो दिखाने में बिलीव करते हैं। इट मीन्स शो ऑफ, यानी दिखाना सोसाइटी में कि मैं कितना रिच हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब वो एक रिच पर्सन होता है वो ज़्यादातर एक डेकोरेटिव आइटम पसंद करता है, हाथ से बनी हुई चीज़ें पसंद करता है। तो अरिस्टोक्रेट्स थे वहाँ पे, या नोबल मैन थे वहाँ पे, या फिर बर्जुआज जिनको हम कहते हैं अपर अपर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, इनको बिल्कुल मशीन से बनी हुई चीज़ें पसंद नहीं थी। ये दिखाने के लिए ऐसी चीज़ें खरीदते थे जो हाथों से बनती थी, क्योंकि हाथों की चीज़ें जो होती है वो महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू द मशीन्स। क्योंकि मशीन एक जैसी चीज़ें बहुत प्रोड्यूस करती हैं इसलिए उनका प्राइस लो होता है। जबकि हाथ से बनी हुई चीज़, मान लीजिए एक पर्सन जिसको अच्छी चीज़ें बनानी आती है, ओबियसली उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, तो ये लोग प्रेफर करते थे उन्हीं चीज़ों को जो हाथों से बनी हों। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जहाँ पे अभी भी मशीन्स की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे आप कह सकते हैं गैस वर्क्स, ब्रेवरीज जो कोल्ड मंथ्स में काम करते थे, तो समर्स में ये बंद रहती थी। डेफिनेटली मशीन्स की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह से बुक बाइंडर्स थे, प्रिंटर्स थे, कैटरिंग कैटरिंग यानी जो क्रिसमस के दिन में किया जाता है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है, मोस्टली इन दिसंबर। तो फिर बाकी मंथ्स में ये क्या करेंगे? अगर ये मशीन इंस्टॉल करेंगे तो उसको पूरे साल काम लेना है, जबकि इंडस्ट्री सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे काम करती है। तो इसी तरह से शिप बिल्डिंग का काम अक्सर विंटर्स में होता था। तो इनके लिए इंडस्ट्रीज़ इनके लिए मशीन इंस्टॉल करने की क्या ज़रूरत है? ये तो हाथों से हो सकता है और ओबियसली एक पर्टिकुलर सीज़न में होता है, तो बाकी साल तो ये बंद ही रहती है। नतीजा क्या हुआ? जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स है यूजुअली प्रेफर्ड हैंड लेबर एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर दिस सीज़न। दूसरा फ़ायदा ये भी कि उन्हें ज़्यादा पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं है। तीसरा फ़ायदा ये भी, उन्हें काम बहुत लिया जा सकता है। जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे कि जो वर्कर्स थे वो करीबन करीबन 16 घंटे काम करते थे, और फिर उन्हें मिलता क्या था ये हम आगे चलकर देखेंगे। क्या मिलता था, कितना पैसा मिलता था। तो इस पिक्चर को गौर से देखिए, आपको नज़र आएगा जो लोग अपनी कुछ चीज़ें लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बेचने के लिए, तो कभी कभार इनकी हालत ऐसी होती थी कि रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ पे आपको एक ऐसी ही एक गाड़ी मिलेगी मूवेबल, जिसमें ये खाते पीते रहते सोते सब कुछ इसी में होता था। तो ये गाड़ी कहाँ, ये गाड़ी ये जहाँ चाहते ये ले जाते थे। एंड दीज वर कॉल्ड एज कारवानीज। कारवान हम बोलते हैं व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन ग्रुप्स, दिस इज़ कॉल्ड कारवान। तो इसको गौर से देखिए, यहाँ पे आपको एक जेंटलमैन नज़र आएगा जिसके सामने कुछ बच्चे हैं जो अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो ये वही लोग हैं जो बेचारे काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये गाँव से, जब ये विलेज से या कंट्री साइड से, रूरल एरिया से लोग आते थे सिटीज़ की तरफ, इन्हें महीनों तक काम नहीं मिलता था। क्यों? पहले ही मैंने कहा, शॉर्टेज ऑफ लेबर नहीं थी, लेबरर्स बहुत ज़्यादा थे अवेलेबल। तो जब इन्हें काम नहीं मिलता था, ये कहाँ रहते थे? सड़कों पे, फुटपाथ पे, ब्रिजेस के अंडर, पार्क्स अगर कहीं पे है, ग्राउंड्स में, या कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे गंदगी जमा की जाती है वहाँ पे रहते थे। तो इनकी लाइफ कैसे होगी? यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। तो जैसा मैंने पहले कहा, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूसर ओनली विद हैंड लेबर।
तो machines were oriented to producing uniforms, standardized goods for the market. तो machines का काम क्या था? वो चीज़ें प्रोड्यूस करना जो मार्केट के लिए होती है. से फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे स्कूल जाते हैं तो इनको यूनिफॉर्म्स की ज़रूरत है. ओबियसली 10 20 15 तो नहीं चाहिए, यहाँ हज़ारों लाखों की ज़रूरत भी हो सकती है. हाथों से तो ये काम होगा नहीं, ओबियसली ये काम मशीन से होगा. तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ मशीन्स को प्रेफर करेंगी रादर देन हैंड लेबर, क्योंकि हैंड लेबर से ये काम लेंथी होगा, कॉस्टली होगा, मार्केट में उन्हें कोई ख़रीदेगा नहीं. तो ऐसी मशीन्स इंस्टॉल की जाएंगी जो यूनिफॉर्म्स प्रोड्यूस करती हैं, या फिर वो चीज़ें जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चाहिए. से फॉर एग्ज़ाम्पल सोप हर कोई यूज़ करता है, टूथपेस्ट टूथब्रश हर कोई यूज़ करता है. इसी तरह से जो चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और सारे लोग यूज़ करते हैं, शैम्पू पैकेट है फॉर एग्ज़ाम्पल, सारे लोग आज यूज़ करते हैं. तो इनके लिए हाथों से बनाने से बेहतर है मशीन से प्रोड्यूस करना, ताकि इनका प्राइस कम हो, मार्केट में इनको हम आराम से बेच सकें. तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ पहले पहले बनी, जिनको हम कहते हैं मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रीज़, यानी जहाँ पे मशीन्स थी. दूसरी होगी नॉन मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे लोग काम करते थे हाथों से. तो क्लियर. So in the mid 19th century, Britain, for instance, 500 varieties of hammers were produced and 45 kinds of axes. तो इनके लिए मशीन्स की क्या ज़रूरत है, तो हाथों से होगा. तो विक्टोरियन एज में मैंने दूसरा ये भी बोला था, कुछ लोग बहुत रिच थे जिनको बर्जुआज या आरिस्टोक्रेट्स कहते हैं, उन्हें हाथ से बनी हुई चीज़ें पसंद थी. वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि हम कितने रिच हैं. तो मशीन से बनी हुई चीज़ें, इनका कौन सा मार्केट होगा? यस, मशीन से जो भी चीज़ें बनती थी वो कॉलोनीज़ में बेची जाती थी, क्योंकि कॉलोनीज़ में मार्केट बहुत वास्ट होता था और लोगों को कोशिश की जाती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कस्टमर्स बन जाए. लेकिन ये हर जगह पे एक जैसा नहीं था. बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ थी जहाँ पे लेबर शॉर्टेज थी. से फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका. तो अमेरिका में 19th सेंचुरी में लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे लेबरर्स नहीं थे अवेलेबल. दैट्स वाई वहाँ पे लेबरर्स के बजाय मशीन्स इंस्टॉल की गई. तो जहाँ लेबरर्स ज़्यादा थे, जिस कंट्री में लेबरर्स ज़्यादा थे, वहाँ मशीन्स को अवॉइड किया गया. जहाँ पे लेबरर्स की जो तादाद थी, लेबरर्स की जो नीड थी, या हम कहेंगे जो लेबर अवेलेबल थे वो कम थे, वहाँ पे मशीन्स. और जहाँ पे लेबरर्स ज़्यादा थे वहाँ पे लेबरर्स को. तो इस तरह से हमने देखा कि क्यों 19th सेंचुरी ब्रिटेन में ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट्स प्रेफर कर रहे थे हाथों से किया हुआ काम रादर देन मशीन्स. तो इस टॉपिक को आपने क्लियरली समझ लिया. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. इसको आप गौर से देखिए, ये आपको दिखाएंगे वर्कर्स इन एन आयरन वर्क्स नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड पेंटिंग बाय विलियम बेल. अब देखिए गौर से, बहुत सारे आर्टिजन्स हाथों से अभी भी काम कर रहे हैं इन छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ में, जिनको हम कहते हैं वर्कशॉप्स. तो अब टॉपिक है हमारा लाइफ ऑफ द वर्कर्स. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा 19th सेंचुरी में लेबरर्स की कोई शॉर्टेज नहीं थी, लेबरर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे. तो देखते हैं इनकी हालत क्या थी, ये क्या करते थे, कैसे ये पहुंच जाते थे सिटीज़ की तरफ. तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ की खबर गाँव तक पहुंची, विलेजेस तक पहुंची, रूरल साइड या कंट्री साइड तक पहुंची, वैसे वैसे लोग अपने घरों को छोड़कर, अपने मोहल्लों को छोड़कर, अपने विलेजेस को छोड़कर, फैमिलीज़ को छोड़कर सिटीज़ की तरफ चल पड़े. तो इस तरह से जब वो सिटीज़ की तरफ जाते थे, कभी कभार उन्हें काम जल्दी नहीं मिलता था. तो काम सिर्फ उन लोगों को जल्दी मिलता था जिनका कोई रिश्तेदार ऑलरेडी कहीं पे काम करता है. से फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है जिसका कोई रिलेटिव फैक्ट्री में काम करता है, तो वो रिलेटिव इसको काम दिलाएगा. लेकिन जिनका कोई रिलेटिव नहीं है, काम करता है कहीं पे, उनको जॉब नॉर्मली नहीं मिलता था. सो दे हैड टू वेट फॉर सेवरल वीक्स, इवन समटाइम्स मंथ्स. तो वो कहाँ रहते थे, आप देख सकते हैं. Many job seekers had to wait weeks, spending nights under bridges or in night shelters. Some stayed in night refuges that were set up by private individuals. Others went to the casual wards maintained by the poor law authorities. तो कुछ लोग नाइट रेफ्यूजीज़ में, रेफ्यूजी कैंप उसको हम बोलते हैं जो आउटसाइडर्स के लिए बनाया जाता है, उनके रुकने के लिए बनाया जाता है टेम्पररीली. क्लियर. तो कहीं ब्रिज के अंडर,
रोड पे, स्ट्रीट्स पे, पार्क्स में, गार्डन्स में, प्ले ग्राउंड्स में, यहीं पे बेचारे रुकते थे। और इस बीच में उनके खाने पीने की, रहने सहने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। तो यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो गया हमारा कि कैसे जो जॉब ढूंढने निकलते थे लोग, उनको कौन सी प्रॉब्लम्स होती थी। दूसरी प्रॉब्लम जो मेन प्रॉब्लम नज़र आई, अगर कोई गांव से निकला, विलेज से निकला या अपने घर से निकला, तो उसकी आधी फैमिली गांव में और आधी फैमिली शहर में पहुंच जाती थी। से फॉर एग्ज़ाम्पल जॉइंट फैमिली है जिसमें पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, अंकल आंट्स है, तो उसमें से एक ग्रुप निकल पड़ा शहर की तरफ, जो न्यूक्लियर फैमिली कहलाएगी, यानी हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। तो फैमिली का आधा हिस्सा गांव में और बाकी हिस्सा शहर में। तो कनेक्टिविटी की चांसेस बहुत कम, क्योंकि उस टाइम पे जब काम मिलता था यूजुअली उन्हें 16 आवर्स तक काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से जो इनका टाइम था वो बहुत कम होता था अपनी रिलेटिव्स के पास जाने के लिए, वापस गांव जाने के लिए, क्योंकि नॉर्मली छुट्टी तो मिलती नहीं थी। ये भी हम देखेंगे कैसे। डियर स्टूडेंट्स, जिन लोगों को ये जॉब मिला सिटीज़ में, वो हमेशा जॉब में ही नहीं रहते थे। मैंने पहले भी कहा, बहुत से ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जहाँ जो सीज़नल थी, जो सीज़न के हिसाब से काम करती थी। मान लीजिए दिसंबर सीज़न में या विंटर सीज़न में काम मिलेगा तो लोग निकल पड़ते थे। जैसे ही सीज़न ख़त्म हुआ वो काम से बाहर। तो इस तरह से फिर वो काम की तलाश में निकलते थे। कुछ लोग अपने घर वापस भी जा सकते थे, लेकिन कुछ लोग अक्सर ऐसा कोई काम ढूंढते थे जिनसे उनकी जो ज़िंदगी है कुछ दिन गुजर सके। जैसे ऑड जॉब्स हुआ, सफाई करना, किसी के घर में काम करना, या किसी इंडस्ट्री में काम करना एज स्वीपर, एज लेबरर, एट्सट्रा। तो कुछ लोग जिनको काम मिलता भी था, परमानेंटली नहीं मिलता था, और फिर एक ऐसा वक्त आता था जब वो जॉबलेस हो जाते थे, फिर अपनी एरियाज़ की तरफ वापस जाते, फिर माइग्रेंट हो जाते थे। तो इट वाज वेरी मच डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल फ्रॉम कंट्री साइड और रूरल एरिया टुवर्ड्स द सिटीज़ एंड फ्रॉम सिटीज़ टुवर्ड्स द कंट्री साइड। तो चूँकि अर्लीस्ट जो जिस एज की हम बात करें तब रेलवे नेटवर्क अभी नहीं हुआ था, ट्रैम्स अभी तक नहीं आए थे, अभी तक रोड कनेक्टिविटी इतनी स्टेबल नहीं थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इनकी लाइफ का क्या हुआ, यही हमारा टॉपिक है कि क्या कैसी ज़िंदगी गुजारने लगी ये वर्कर्स, ये लेबरर्स, जो कभी गाँव से निकलकर शहर की तरफ काम की तलाश में जाते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जब लेबरर्स ज़्यादा होते हैं, लेबर शॉर्टेज नहीं होती है, तो कम पैसों पे लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल ये भी ऐसा ही करते थे। लेकिन जो ये इन्हें पैसा मिलता था वो भी बराबर इनके खर्चे नहीं कर पाता था। देखिए कैसे, जब इंसान पूरे साल काम करता है, पूरे साल कमाई करता है, तब जाके पूरे साल के एक्सपेंसेस वो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन मान लीजिए साल में किसी पर्सन ने सिर्फ 6 महीने काम किया, तो 6 महीने काम किया, लेकिन लाइफ जो गुजारनी है वो तो 12 महीने गुजारनी है। तो अगर 100 रुपया हर दिन वो कमाता है 6 महीने के लिए, तो 3,000 एक महीने का, तो वो कितने हो गए, ओबेसली आप समझ सकते हैं, 3,000 एक महीने का तो 18,000 है। लेकिन क्या इस 18,000 पे वो पूरे साल रह सकता है? बिल्कुल नहीं। तो कभी कभार एक तो वेजेस कम थे, ऑलरेडी इनको कम पैसा मिल रहा था, दूसरा जो वर्क था, काम था, वो भी पूरे साल फिक्स नहीं था। मोस्टली ये सीजनल हिसाब से काम करते थे, सीजनल इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे। तो नतीजा क्या होता था, कुछ टाइम के लिए जब ये काम नहीं कर पाते थे, वो खर्चा भी इनको देखना पड़ता था। दूसरी ओर जो मार्केट में खाने पीने या बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनके प्राइसेस अप होते जाते थे। मान लीजिए एक पर्सन दिन का 100 रुपये कमाता है, और जो उसके दिन के खर्चे है, चाहे फैमिली या खुद की खर्चे हैं, वो 50 रुपीज़ है। ये 100 रुपये कमाता है, 50 रुपीज़ उसका खर्चा है, यानी 50 रुपया उसका बच सकता है। लेकिन अब ज़रा सोचिए, जब वो 100 रुपया कमाता है और 110 रुपया उसका खर्चा आ रहा है, तो
वेजेस कम, एम्प्लॉयमेंट भी कम, और वहाँ से पूरे साल का खर्चा भी उठाना ये भी कम। तो ऐसी हालत में इन वर्कर्स, इन लेबरर्स की कंडीशन क्या थी? तो ये क्या करते थे? डेफिनेटली वो सिर्फ एक जगह पे काम नहीं चाहते, एक जगह पे काम नहीं करते थे, बल्कि और भी काम ढूंढते थे। तो इस तरह से अपना खर्चा उठाने के लिए, अब ये खर्चा क्या था? अगर सिटी में गए, अपना घर तो है नहीं, रेंट पे लेना है। रेंट पे लिया हुआ घर, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, रोज़मर्रा की जो एक्सपेंसेस है वो, ये सारे मिलकर इनका एक बड़ा सा एक्सपेंचर बन जाता था, जबकि जो इनकम होती थी वो इस हिसाब से नहीं होती थी। तो वेजेस भी कम, एम्प्लॉयमेंट या वर्किंग डेज भी कम, वहाँ से राइजिंग प्राइस, और वहाँ से एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा। तो जितना ये कमाते थे उससे कई गुना ज़्यादा इनको खर्च होता था। तो नतीजा क्या होता था? बहुत दिनों तक कभी कभार इन्हें भूखा भी रहना पड़ता था। बहुत दिनों तक ये कभी जॉबलेस भी होते थे, और कभी कभार फिर से ये सड़कों पे आ जाते थे जब सीजनल फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे। तो दिस वाज द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स। तो अब फिर क्या किया जाता था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों काम करने निकलते थे। कभी कभार तो बच्चे भी काम करने के लिए निकल पड़ते थे। लेकिन यहाँ और एक प्रॉब्लम, जो मेन को दिन में मिलता है वेज के तौर पे, वो वीमेन को नहीं मिलता था। जो वीमेन को मिलता था वो बच्चे को नहीं मिलता था। देखिए कैसे, एक मैन 16 घंटे काम करता है, उसको मिलता है 100 रुपया। वीमेन वैसा ही काम 16 घंटे करती है, उसको 50% कम मिलता है, यानी 50 रुपया। बच्चा वैसे ही 16 आवर्स तक काम करता है, उसको मिलता है हाफ देन वीमेन, इट मीन्स 25 रुपीज़। यू कैन अंडरस्टैंड, तीनों लोग सेम टाइम पे काम करते हैं, सेम काम करते हैं, और बराबर वर्किंग आवर्स पे काम करते हैं, जबकि वेजेस उनको बराबर नहीं मिल रही है। ऊपर से एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये कंडीशन होती थी फैमिलीज़ को। दैट्स वाई जो चाइल्ड लेबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया 19th सेंचुरी में। और इस चाइल्ड लेबर की वजह से मैं और एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर कर दूँ, वो ये, अगर एक बच्चा काम करने निकला छोटी सी उम्र में, उसको मिल रहा है 100 के बदले 25 रुपया, तो वो चाहता है क्यों ना मैं कोई ऐसा काम करूं जहां पे मुझे 100 रुपया बराबर मिले या उससे ज़्यादा। तो ऐसे ही बच्चे 19th सेंचुरी ब्रिटेन में चोरी करने लगे। वो चोरी करने लगे। चोरी किस चीज़ की? खाने पीने की चीज़ों की, कपड़ों की, और जो भी चीज़ें उनको मिलती थी वो रास्ते में उठा लेते थे दुकानदार से, घरों से, और बेच देते थे। इस तरह से एक पर्सन, जो एक एल्डर पर्सन होता है, एडल्ट पर्सन होता है, वो अगर 100 रुपया कमाता था, तो बच्चा चोरी करके गलत रास्ते से उससे दुगना कमाता था। दैट्स वाई जो क्रिमिनल रेट है वो लंदन में 19th सेंचुरी में इंक्रीज़ हो गई। और ये क्रिमिनल्स कौन थे? यही गरीब लोग थे जो फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे और उन्हें बराबर पैसा नहीं मिलता था। तो इसी वजह से वो काम करने के बजाय चोरी प्रेफर करते थे। ये इसका इम्पैक्ट है। और एक इम्पैक्ट देखेंगे, वीमेन अपने हस्बैंड के साथ घर चलाने के लिए निकल पड़ी है काम के लिए। तो वो काम करती है किसी के घर में, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, उनके घरों में काम करती है एज अ मेड, एज अ सर्वेंट, एज अ स्वीपर, एज अ कुकर, एज अ वॉशर, वट एवर जो भी है। तो वो भी काम करती है 16 घंटे। अब सुबह इसको हस्बैंड और अपने बच्चों को संभालना है, उनके लिए तैयार करना है, तो 1-2 घंटे उसमें। शाम को फिर काम करने के बाद इसको काम करना है घर के अपनी फैमिली को संभालने के लिए, तो फिर से 1-2 घंटे। तो 16 से बन गए सीधे 20 घंटे। बताइए वो सोएगी कब? तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वीमेन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो यहाँ क्लियर पता चल रहा है कि मैन वर्कर्स से ज़्यादा, चाइल्ड वर्कर्स से ज़्यादा वीमेन काम करती थी। और ये तब भी बर्दाश्त कर पाती थी, करती थी बर्दाश्त अपनी फैमिली के लिए। अब अगर ज़रा सोचिए, अब अगर इन वीमेन को इन फैक्ट्रीज़ या जहाँ पे भी ये काम करती इनको निकाला जाए तो क्या होगा? ओवेसली
ये बौखला कर, यानी हम कहेंगे एक तरह का पागलपन बन जाएगा, इनके दिमाग में आ जाएगा और ये दुश्मन बन जाएंगी सोसाइटी के। ये रोड्स पे आएंगे, प्रोटेस्ट्स करेंगे और ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जिसको हम कहते हैं स्पिनिंग जेनी मोमेंट। तो स्पिनिंग जेनी मोमेंट क्या थी वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे कंडीशंस बोल रहा था कि वर्कर्स के हालात क्या थे। तो जहाँ कभी इनके वेजेस इंक्रीज़ किए जाते थे, वो कभी प्रोटेस्ट करते थे हमारे इन जो वेजेस है, डेली वेजेस हैं, उनको इंक्रीज़ कीजिए। एक तरफ से वेजेस इंक्रीज़ होते तो दूसरी तरफ जो चीज़ें हैं उनके प्राइसेस अप होते, यानी हालत वैसी की वैसी ही थी। पहले अगर 100 रुपया तनख्वाह था, 100 रुपया खर्च होता था, अब 115 रुपया खर्च तनख्वाह है तो 120 रुपया खर्चा हो रहा है। कंडीशन वैसी की वैसी है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। That's why during the 19th century, most of the laborers who worked in these industries and factories faced a number of social and economic problems. So पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दूसरी सोशल प्रॉब्लम। अब सोशल प्रॉब्लम और एक देखेंगे यहाँ पे। जो हस्बैंड एंड वाइफ सवेरे निकलते हैं काम के लिए, शाम को वापस आते हैं। शाम को आते हैं तो उतना टाइम नहीं होता है डिस्कशन करने का, बात करने का, क्योंकि वीमेन बिज़ी रहती है, हस्बैंड थका हुआ है, बच्चा भी दिन भर कहाँ था ये पता नहीं है, वो भी थका हुआ। तो नतीजा क्या होता था, ये आपस में इंटरेक्शन नहीं होता था। ऐसा लग रहा था कि दो लोग एक साथ तो बैठे हैं लेकिन वो आपस में पड़ोसी है। पड़ोसी मतलब जो एक दूसरे को नहीं जानते। यानी हस्बैंड वाइफ की ऐसी हालत हो गई कि ऐसा लग रहा था कि दो अजनबी एक साथ बैठे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर पाते थे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ या अपने फ्यूचर के बारे में। इतना टाइम नहीं मिलता था इनको। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स ड्यूरिंग द 19th century, and this condition was mostly promoted by the industrialization। ये सारा कसूर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ, जो कि अर्लीस्ट फेज इंडस्ट्रियलाइजेशन का था, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर एक स्टेटमेंट दी हुई है, अबाउट 10% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन वर एक्सट्रीमली पुअर। अर्बन पॉपुलेशन बोलते हैं जो सिटीज़ टाउन्स में रहने वाले लोग हैं। करीबन 10% पॉपुलेशन जो वर्कर्स थी या जो ये लोग थे वो काफ़ी पुअर थे। तो आप ये भी अंदाज़ा लग सकते हैं कि ये परसेंटेज कभी इंक्रीज़ भी होती गई। आप देख सकते हैं 35 to 75% इन डिफरेंट रीजन्स। तो एक और प्रॉब्लम, जैसा कि वीमेन के बारे में मैंने बोला, कुछ वीमेन सिर्फ घरों में काम नहीं करती थी बल्कि उन फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ में काम करती थी जहाँ पे उनकी ज़रूरत थी स्पिनिंग की, यानी जिन्हें स्पिनिंग आती थी, जिनको धागा बनाना आता था, वो काम करती थी छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ मिल्स में। तो इतनी प्रॉब्लम, 16 घंटे या 18 घंटे काम करने के बाद भी ये वीमेन रेडी थी काम करने के लिए। लेकिन जैसे ही नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई ऐसी मिल्स और इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे वीमेन काम करती थी, जिसको फॉर एग्जांपल कि हम लेंगे स्पिनिंग जेनी, तो इन्हें डर लगा कि स्पिनिंग जेनी अब हमारा काम छीन लेगी। और ऐसा ही हुआ, जहाँ 10 वीमेन मिलकर काम करती थी वहाँ एक स्पिनिंग जेनी काम करती थी। सोच लीजिए, अगर किसी इंडस्ट्री में 100 स्पिनिंग जेनीज इंट्रोड्यूस की गई तो कितने लोगों का काम जाएगा, कितनी वीमेन अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखिए, देखिए, the fear of unemployment made workers hostile to the introduction of new technology. When the spinning jenny was introduced in the woolen industry, women who survived on hand spinning began attacking the new machines. This conflict over the machines or over the introduction of the jenny continued for a long time. यही वो लड़ाई थी मशीन और वीमेन के बीच में जो लगभग 20th सेंचुरीज तक चलती रही। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ स्पिनिंग जेनी इंस्टॉल की गई वहाँ वहाँ वीमेन को घर इस काम से बाहर निकाला गया। जैसे जैसे काम से बाहर निकाला गया, उनकी जो फैमिली की हालत थी वो और ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने देखा वीमेन मशीन कॉन्फ्लिक्ट क्लियर। यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है स्पिनिंग जेनी के बारे में।
It was devised by James Hughes in 1764. This machine speeded up the spinning process and reduced labor demand. By turning one single wheel, a worker could set in motion a number of spindles and spin several threads at the same time. तो एक स्पिनिंग जेनी, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे धागे एक साथ प्रोड्यूस कर सकती थी। तो जैसे जैसे स्पिनिंग जेनी इंस्टॉल होती गई, वैसे वैसे वीमेंस को ऐसी इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज से निकाला गया जहाँ पे पहले वो एम्प्लॉयमेंट करते थे, जहाँ पे वो पहले काम करते थे। एक और चीज़ देखेंगे, 1840s के बाद कुछ चेंजेस आई सिटीज़ में, ख़ास तौर पे यहाँ पे रोड्स बनाने का काम बढ़ने लगा, रेलवे स्टेशंस का काम बनाने लगा, रेलवे नेटवर्क्स का काम बढ़ने लगा। इसी तरह से टनल्स बनाई गई, ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, या फिर जो रिवर्स है उनके आसपास के डैम्स बनाए गए। तो यहाँ पे लोगों को काम मिलने लगा, यानी रेलवेज़ में, रेलवे कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए मौका मिला, रोड कंस्ट्रक्शन में मिला, या सीवेज या टनल्स या ड्रेनेज सिस्टम या रिवर एम्बार्कमेंट्स, यहाँ पे लोगों को काम करने का मौका मिला। तो जब जब नया कुछ इंट्रोड्यूस किया गया काम करने के मामले में, जहाँ पे लेबरर्स की ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई। तो आप देख सकते हैं, the number of workers employed in the transport industry doubled in the 1840s and doubled again in the subsequent 30 years. अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मशीन्स की नहीं, बल्कि लोगों की ज़रूरत थी काम करने के लिए। तो एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये, जैसे जैसे इन सिटीज़ में रोड्स बनाए गए, रेलवे नेटवर्क्स बनाए गए, या ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, या फिर टनल्स बनाई गई, वैसे वैसे सिटीज़ में प्लेसेस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी। मतलब सिटीज़ में रोड बनाना है तो जगह की ज़रूरत है, लैंड की ज़रूरत है। यहाँ पे रेलवे नेटवर्क बनाना है तो लैंड की ज़रूरत है अगेन। यहाँ पे टनल बनानी है तो लैंड की ज़रूरत है। तो नतीजा क्या होता था, सबसे पहले इन ही लोगों के घरों को उजाड़ा जाता था जो टेम्पररी होते थे। मतलब जो गरीब वर्कर्स, लेबरर्स, मज़दूर आते थे इन सिटीज़ में काम करने के लिए, ये रहते थे अक्सर झोंपड़पट्टीज़ में, जिनको हम कहते हैं स्लम्स। और इसी तरह से चॉल्स में रहते थे, जो एक ही मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसमें बहुत सारी फैमिलीज़ एक साथ रहते थे। कभी कभार एक कमरे में 15 से 20 लोग रहते थे। तो जब भी रोड्स कंस्ट्रक्शन होता, रेलवेज़ नेटवर्क बनाना पड़ता, टनल्स की बात होती, या इस तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन काम होता, तो सबसे पहले जो घर हटाए जाते थे वो इन ही लोगों के। तो जहाँ इन्हें काम मिलता था, वहीं दूसरी साइड पे इन लोगों को अपने इन टेम्पररी घरों से भी निकलना पड़ता था। दूसरा, जहाँ पे ये रहते थे ये वर्कर्स, वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा होती थी। ओबेसली वर्कर्स स्लम्स में रहते थे, तो खाना पीना, धोना, नहाना, खेलना कूदना सब स्ट्रीट्स पे होता था। तो ऐसे लोगों की हालत आप खुद समझ सकते हैं। न हेल्थ एंड सैनिटेशन का कोई ख़ास इंतज़ाम, न इनकी लाइफ सिक्योरिटी, न इनकी जॉब सिक्योरिटी, न राइजिंग प्राइसेस पे कोई कंट्रोल, न ही इनकी एम्प्लॉयमेंट कोई परमानेंट थी। तो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले यही वर्कर्स, यही लेबरर्स, जो बेचारे गांव से आए थे काम की तलाश में शहरों की तरफ, और यहाँ इस इंडस्ट्रियल एज में, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इनकी लाइफ काफ़ी मिजरेबल नज़र आने लगी। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वर्कर्स लाइफ। नाउ लुक एट दिस इज स्पिनिंग जेनी। ये आपको बताएगी कि एक पर्सन इसका ऑपरेटर है और बहुत सारे थ्रेड्स एक साथ निकलते हैं, स्पिंडल्स, जहाँ से बहुत सारे धागे बनते हैं। तो एक पर्सन, यानी जहाँ 10 लोग काम करते थे वहाँ एक पर्सन काम करेगा, तो 9 लोगों को काम से बाहर, ज़्यादातर वीमेन जिनका ये काम था स्पिनिंग का, अब मशीन करेगी और वीमेन बाहर। इस पेंट फोटोग्राफ को गौर से देखिए, इसमें आपको कंस्ट्रक्शन का काम नज़र आएगा, जहाँ पे आपको घोड़ा गाड़ी भी नज़र आती है, बहुत सारे लोग बोझा उठाते हैं, बहुत सारे लेबरर्स काम कर रहे हैं,
सो ये आपको बताएगा 1850s के बारे में। 1868 में ये पेंटिंग बनाई गई थी, इलस्ट्रेटेड लंदन, ये फोटोग्राफ दिखाया गया। तो इसमें आप देखिए कितने लोग काम करते हैं, मूव फ्रॉम वन कंस्ट्रक्शन साइट टू अनदर कंस्ट्रक्शन साइट। सो दीज लेबरर्स यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन सर्च ऑफ वर्क। सो वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक। दूसरे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।